Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So before I take first topic of the day, कल आसाम ट्रिब्यून में एक लेटर टू द एडिटर लिखा गया था रिगार्डिंग APSC CCE 2020 एग्ज़ाम पेपर. इस कटआउट को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया ऑन व्हाट्सएप और वो कह रहे थे कि सर इस पे आप भी डिस्कस कीजिए, आपका क्या ओपिनियन है, आप बताइए. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये लेटर में क्या लिखा था. पहले मैं वो पढ़ देता हूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे. तो ये लेटर लिखता है, सर थ्रू योर स्टीम्ड डेली आई वॉन्ट टू हाईलाइट ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू रिगार्डिंग recently held APSC CCE 2020 exam question paper. Firstly, it was not at all based on the new syllabus, APSC syllabus 2019 जो उन्होंने पब्लिश किया था, released by the commission after being approved by state government. The APSC had even uploaded 2 model papers based on it in September 2020. तो पहला इशू तो ये है कि मॉडल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नहीं था. Secondly, the provision of 30 to 35 questions on Assam was not met. तीसरा इशू है the questions were below standard. और ये मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कंसर्न है. मोर लाइक दैट ऑफ ए क्विज कंपटीशन. कुछ इस तरह के सवाल थे जैसे हाउ मेनी वोट्स जो बिडेन वन, ऑन विच डेट नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव, विच फेमस बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ USA died in 2020. So these trivial questions are not even asked in Junior Administrative Assistant exam of Assam Secretariat. An exam like APSC CCE, which is made to look like a UPSC exam based on new syllabus, was not even 5% of UPSC standard. तो जो UPSC का स्टैंडर्ड होता है उसका ये बिल्कुल 5% भी नहीं था, ऐसा इस लेटर में लिखा गया है. Only 2 to 3 questions were of that nature. As APSC did not match its model question paper, it can be said that it misled the students. Thousands of the candidates worked hard, burned the midnight oil and braved uncertain COVID situation only to get a question paper where merit, concept and application took a back seat. Luck, trivia and sensational news memorizing became a decider. This is totally demotivating for the candidates who will always be uncertain about future question papers of APSC. It does not follow its own syllabus paper. The government should completely overhaul APSC examination wing to bridge trust deficit. तो ये था लेटर जिसमें जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर के कई सारे क्वेश्चंस रेज़ किए गए. स्टूडेंट से कटआउट शेयर कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं जस्टिस फॉर देम, ऐसी बातें हो रही हैं. और मुझे भी इस तरह के बहुत मैसेजेज आए कि सर इस पर अपना ओपिनियन दीजिए. तो देखिए इस पर मैं क्या ओपिनियन दे सकता हूँ. मैं तो एक टीचर हूँ और मैंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया है. लेकिन हाँ, आपका ओपिनियन मैटर करता है. अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप ये सिनेरियो आपने खुद फेस किया तो यू नो बेटर. अब जिन स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम दिया है और अगर वो मुझे सुन रहे हैं इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो वो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस तरह का पेपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या आपको लगता है इनजस्टिस हुआ आपके साथ. तो पेपर तो देखिए आसान था, 1 लाइनर था, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो क्या मतलब आपकी तैयारी आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत आ गया. कितने स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं पेपर ठीक था या कितने सोचते हैं ख़राब था. जिन्होंने खुद दिया है वो इसको बेहतर बता सकेंगे. तो मेरा ओपिनियन जो लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मांगा है, मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है. बट आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, मतलब इस तरह का पेपर से आपकी तैयारी को नुकसान हुआ है, सही तरीके से आपको जज नहीं कर पाए, तो वो आप लिखिए. फिर उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत हम ओपिनियन बनाएंगे. वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारे ओपिनियन से क्या फ़र्क पड़ेगा. आई डोंट नो, क्या पता सरकार सुने या क्या हो, आई डोंट नो. बट फिर भी एक बार देखते हैं क्या हो सकता है. पहले तो आपको बताना ज़रूरी है कि क्या आपको सच में पेपर अच्छा लगा या बहुत ख़राब लगा. 1-2 क्वेश्चन भी ऐसे थे जिसमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया, बहुत डिस्कशन हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल ये विच रिवर हैज़ लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. हमने इस पर क्लैरिफिकेशन भी देने की कोशिश की थी. इंडस था रिवर, हमने अपने हिसाब से जवाब दिया था. तो हमने जो क्लैरिफिकेशन दिया था उसमें बुक्स वगैरह से रेफरेंस दिए थे कि देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आ जाता है. तो इंडस का ओवरऑल एरिया जो है वो 1.1 है मिलियन हेक्टेयर में.
जबकि गंगा का 0.8 है, लेकिन गंगा का कहीं कहीं पे 1.3 भी लिखा हुआ है, लेकिन वो 1.3 ब्रह्मपुत्रा को इंक्लूड करके है। तो क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन तो जा कर के अंत में मिल जाती है ना, तो अगर ब्रह्मपुत्रा अलग से दिया है तो फिर गंगा का जो ऑप्शन है उसमें ब्रह्मपुत्रा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है कि इंडस का पूरा पूरा एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, इंडस का कुछ एक पार्ट तिब्बत में भी है। तो मतलब मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन को लेकर के हमारे पास कोई कंक्रीट डाटा है नहीं। मतलब इंडस बड़ा दिखता है ओवरऑल उसकी बेसिन, अगर गंगा को अलग से लिया जाए सेपरेटिंग इट फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा तो इंडस लार्जर है, लेकिन इंडस का कुछ पार्ट तिब्बत में भी है। तो ये क्लैरिफिकेशन जब हमने दिया इंडस को जस्टिफाई करने के लिए, उस पर आप कुछ स्टूडेंट्स ने एक काउंटर आर्गूमेंट लाया कि सर इंडस का कुछ पार्ट तिब्बत में भी है। तो इस कारण से हमने वो फिर आर्गूमेंट विड्रॉ कर लिया कि ठीक है, देखते हैं एपीएससी क्या अपने आंसर की में देते हैं। तो इसको लेकर के नो डाउट थोड़ा सा तो कंट्रोवर्सी है, डिफरेंट पीपल विल टेक डिफरेंट स्टैंड बिटवीन इंडस एंड गंगा। देखते हैं एपीएससी क्या देता है। दूसरा इसको लेकर के ये दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल, इसको लेकर के भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इसको कोई नहीं कह सकता कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मतलब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमने भी तो दे रखा था आपको, जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस या करंट अफेयर्स कराया था उसमें हमने भी तो दे रखा है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279(1). तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सही है कि इट इज़ चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का तो एक ही आंसर हो सकता है, या तो ए नहीं तो बी। अब हमने क्यों बी दिया वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ए गलत है लेकिन बी ज़्यादा गलत लगा हमें। कि ए का कुछ जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स ने फिर कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टैट्यूटरी लिखा है तो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल को मिक्स मत कीजिए। तो वी रेस्पेक्ट कि हाँ वो आर्गूमेंट भी ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजिंग है और स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन ने भी तकलीफ़ दी है। कई सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पढ़ा, टाइम कम था, जिनका भी बी सेट था, एक स्टेटमेंट पढ़ा वहीं टिक कर दिया, उनको बी स्टेटमेंट शायद से पढ़ा नहीं जल्दी में, तो उनको भी नुकसान हो सकता है शायद से। मतलब यहाँ पे भी एपीएससी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल दे देते तो सारा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाता। अननेसेसरी स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हुए हैं। और 2 सवाल बहुत मायने रखता है। 2 सवाल अगर सही हो जाए तो 5 नंबर एक्स्ट्रा गलत हो जाए, क्योंकि 2 + 0.5 नेगेटिव भी तो है, तो गलत हो जाए तो नेगेटिव 5 नंबर आ जाए। 5 नंबर से ज़िंदगी बन बिगड़ सकती है। तो इस तरह के सवालों ने तकलीफ़ तो दी है स्टूडेंट्स को। तो ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है वो मायने रखता है। मैं कुछ भी बोलूँ वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम तो दिया नहीं। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई हैव नॉट अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। तो देखते हैं आप लोगों को कितना ये पेपर सही लगा, जस्टिफाइबल लगा, या फिर आपको अनजस्ट लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मतलब योर ओपिनियन ऑन दिस लेटर टू द एडिटर। देखते हैं, चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम द एडिटोरियल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट इंडिया चाइना सेंचुरी। दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल शशि थरूर साहब ने लिखा है, और शशि थरूर साहब आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सपर्ट रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और बहुत कम सीट वोट्स के लिए वो हारे थे। उसके बाद इंडिया के अंदर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं। उनकी कई सारी बुक हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पैक्स इंडिका वगैरह। तो शशि थरूर साहब का जो ओपिनियन होगा वो आप उसको एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ कोट कर सकते हैं, अगर काफ़ी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे आंसर लिख रहे हो तो। और आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी इनके स्टेटमेंट्स को कोट कर सकते हैं। तो देखिए, इस आर्टिकल में पहले इंडिया चाइना रिलेशंस की बैकग्राउंड बताई गई है, हिस्ट्री बताई गई। तो जल्दी से हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया एंड चाइना हैड मिनिमल इंटरेक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस। दोनों ही देश, चाहे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, चाइना की जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो 1949 में आई। तो मोर और लेस दोनों का जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो 1950s तक में आप बोल सकते हैं स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके पहले हम दोनों देशों के बीच में कोई खास इंटरेक्शन नहीं था। देयर वेयर फ्यू सम ट्रेड्स, लाइक टी वगैरह में ट्रेड होता था। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ पिलग्रिम्स लाइक हुआनसांग वगैरह आपने पढ़ रखा है, वो आए इंडिया में। उसके अलावा कुछ खास इंटरेक्शन नहीं था। बट इंटरेक्शन बिगैन, रिलेशनशिप स्टार्टेड पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया। और इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो करेंटली 5 फेजेज में पढ़े जा सकते हैं। फेज़ 1 1950 to 57 एन एरा ऑफ ग्रोइंग फ्रेंडशिप।
Phase 2 57 to 62 mutual suspicion, Phase 3 betrayal 1962 62 to 67 antagonism and Phase 5 reset ties. Phase 5 में हम लोग एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से कितनी दोस्ती रखनी है, कितना उससे डिफरेंस रखना है, वो अभी तक हम लोग बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं. तो देखते हैं, एक एक फेज़ को एक एक करके देखते हैं. Phase 1 जब हम दोनों देशों के बीच में पहले जो मिनिमम इंटरेक्शन था उसको धीरे धीरे फ्रेंडशिप ग्रो हुई फ्रॉम 1955 टू 57. तो देखिए 1950 में इंडिया ने खुद से ही गुडविल जेस्चर्स लिए चाइना के साथ फ्रेंडशिप को इम्प्रूव करने के लिए. ऐसे कई सारे आर्टिकल्स में लिखे गए हैं कि यूएस एक्सटेंडेड इनफॉर्मल प्रपोजल टू इंडिया टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी बाय रिमूविंग चाइना. अब ये देखिए इनफॉर्मल प्रपोजल है तो इसका कहीं पे भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो होगा नहीं, लेकिन ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे जगहों पे लिखा गया है कि 1950 में यूएस ने प्रपोज किया कि चाइना के जगह पे हम सपोर्ट करते कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जानी चाहिए यूएनएससी में, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया. इंडिया इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड टाइज विद चाइना, इंडिया वॉज होपिंग टू डेवलप गुड टाइज विद चाइना. इंडिया ने कहा कि नहीं, चाइना शुड कंटिन्यू एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी. तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया इंडिया ने जस्ट टू हैव गुड फ्रेंडशिप विद चाइना. उसके अलावा ऑन 1 अप्रैल 1950 चाइना एंड इंडिया एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस. तो इंडिया ने ऑफिशियली चाइना को एक कंट्री की तरह आइडेंटिफाई किया. एंड इंडिया वाज इन फैक्ट द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू स्टैब्लिश रिलेशंस विद चाइना. आपको चाइना की अगर थोड़ी हिस्ट्री पता हो, पहले भी मैं कई दफ़ा करा चुका हूँ, जो नए स्टूडेंट है वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको मैं उस दिन का डेट बता दूंगा जब चाइना की मैंने थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री उनके पहले की बताई, जब उनके यहाँ सिविल वॉर चला फ्रॉम 1920 टू 50, जहाँ पे एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी थी और दूसरे तरफ ये पीआरसी थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी अंडर माओ जेदांग और डेमोक्रेटिक पार्टी अंडर चियांग की शेक. तो दोनों के बीच में 20-25 सालों तक का सिविल वॉर चला. अल्टीमेटली वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार आई. तो दुनिया के कई सारे देश, इनफैक्ट जो भी नॉन सोशलिस्ट कंट्रीज़ थे, उन्होंने जो करंट रिजाइम है चाइना का, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी भी कहते हैं, उसको ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया था, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश नहीं किए थे. बट इंडिया इनफैक्ट बिकेम द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री बिकॉज इंडिया वाज नॉट ऑफिशियली सोशलिस्ट कंट्री. आपको पता होगा कि सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म हमने बहुत बाद में जाकर के अपने प्रेम्बल में ऐड किया बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू स्टैब्लिश अ रिलेशन विद चाइना ऑन 1 अप्रैल 1950 इटसेल्फ. तो ये सब गुडविल जेस्चर नेहरू जी ने लिए चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए. 1954 में हमने चाइना के साथ एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. बाद में ये पंचशील एग्रीमेंट इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का डिफाइनिंग फीचर बना. हमारे सारे नेबर कंट्रीज़ के साथ हमने पंचशील पॉलिसीज़ को फॉलो किया. सेट ऑफ 5 पीसफुल प्रिंसिपल्स ऑफ 5 पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसमें हम लोग नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इन सब की बातें करते हैं. एक स्लोगन भी दिया गया जब पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन जाओ इन लाई ऑफ चाइना एंड नेहरू, हिंदी चीनी भाई भाई. तो बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की इंडिया ने चाइना के साथ. लेकिन वो जो स्टार्टिंग का फेज़ था ग्रोइंग फ्रेंडशिप, वो ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रहा और टर्न इनटू म्यूचुअल सस्पिशन. दोनों ही देश एक दूसरे से थोड़े से सस्पिशियस होने लगे, एप्रीहेंसिव होने लगे. और दोनों ही देशों के अपने अपने कारण थे बिहाइंड दैट एप्रीहेंशन. लेट अस सी द रीजन बिहाइंड सस्पिशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट चाइना. क्या कारण था कि इंडिया चाइना के खिलाफ थोड़ा सस्पिशियस होने लगा? तो इंडिया को 1957 में रियलाइज़ हुआ कि चाइना ने एक रोडवे बना दिया है फ्रॉम इट्स जिनजियांग प्रोविंस टू तिब्बत, एंड दिस रोडवे इज़ मूविंग थ्रू अक्साई चिन ऑफ इंडिया. लेकिन जब इंडिया ने यह बात चाइना के साथ रेज़ किया तो चाइना ने कहा कि ये अक्साई चिन तो आपका हिस्सा है ही नहीं, ये तो हमारा हिस्सा है. इंडिया ने रेज़ किया यह मामला कि आप देखो, आप नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन ऑफ पंचशील के प्रिंसिपल्स को वायलेट करो, आपने हमारे अक्साई चीन में ये रोड बना दिया है. तो चाइना ने कहा कि सर अक्साई चीन तो आपका था ही नहीं, ये तो हमारा था हमारे मैप के हिसाब से. तो पहली कंट्रोवर्सी यहाँ स्टार्ट हुई और कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के खिलाफ सस्पिशियस होने लगा कि अरे ये तो हमारे लैंड को ग्रैब कर रहा है. थोड़े टाइम बाद चाइना ने ये मैकमोहन लाइन को डिस्प्यूट कर दिया. मैकमोहन लाइन जो हमारे देश के स्टेट अरुणाचल प्रदेश और चाइना के तिब्बत के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसको डिस्प्यूट कर दिया चाइना ने. चाइना कहा कि दिस मैकमोहन लाइन इज़ अनजस्ट, इलीगल,
ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन ने तिब्बत के साथ मिलकर के एग्रीमेंट साइन किया था, जबकि तिब्बत तो एलिजिबल है ही नहीं, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो है ही नहीं जो वो अग्रीमेंट साइन कर सकता है। तो मैकमोहन लाइन इस हिसाब से एलिजिबल नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है। एन इंटायर अरुणाचल प्रदेश शुड बिलोंग टू चाइना। इस तरह के क्वेश्चंस रेज कर दिए जब चाइना ने, तो नेचुरली इंडिया बिकेम सस्पिशियस ऑफ चाइना। चाइना को भी कुछ कुछ मामलों पे इंडिया के खिलाफ सस्पिशन डेवलप हुआ और म्यूचुअल सस्पिशन वाला ये फेज है। चाइना क्यों इंडिया के खिलाफ अप्रिहेंसिव हुआ वो भी ज़रा देखिए। चाइना ने 1959 में ऑफिशियली ये तिब्बत को परमानेंटली कैप्चर कर लिया। तिब्बत इसके पहले एक ऑटोनोमस स्टेट की तरह था, मतलब पार्शियली इंडिपेंडेंट था। यहाँ के जो मॉन्क्स थे उनके लीडर दलाई लामा, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर भी थे, रिलीजियस लीडर भी थे। तो मतलब पॉलिटी वो अपने यहाँ ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट तरीके से मैनेज करता था, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री की तरह। चाइना लेकिन कभी इसको तिब्बत को ऑटोनोम इंडिपेंडेंट नहीं मानता, तो उसको वो मानता था कि चाइना मानता था कि तिब्बत हमारा ही हिस्सा है। 1959 में चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत को अक्वायर कर लिया और दलाई लामा विथ हिज सपोर्टर्स ही फ्लेड टू इंडिया। इंडिया में जब आए तो इंडिया ने उनको रिफ्यूज दिया। वैसे इंडिया ने उनको शरण दी एज ए रिलीजियस लीडर, बट चाइना को ऐसा लगा कि दलाई लामा को इंडिया शरण दे करके उनके लिए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सीट बना करके चाइना के इंटरनल मैटर में इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। चाइना के इस तिब्बत पे चाइना का कंट्रोल नहीं है, तिब्बत इज एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कंट्री नॉट पार्ट ऑफ चाइना, इंडिया ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो नेचुरली चाइना के मन में सस्पिशन हुआ कि शायद से तिब्बत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंडिया चैलेंज कराना चाहता है। उसके अलावा 1960 में एक और आप कह लीजिए कि मिसकम्युनिकेशन हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। जब हमें पता चला कि चाइना ने ये लैंड रोड बना दिया है इंडिया और चाइना के बीच अक्साई चीन में, तो फिर हमारी सरकार ने हमारी आर्मी को ऑर्डर्स दिए, फॉरवर्ड मार्च पॉलिसीज़ को कहा जाता है, कि आप आगे बढ़िए और जो हमारे मैप के हिसाब से हमारी आर्मी को ऑर्डर्स दिए गए कि हमारे मैप के हिसाब से जो भी बाउंड्री है उस बाउंड्री को जा कर के डिमार्केट कीजिए, वहाँ पे आप मिलिट्री पोस्ट बनाइए। तो अब इससे दिक्कत क्या हुआ कि हमारी आर्मी आगे बढ़ने लगी, चाइना की आर्मी इधर थी, हमारी आर्मी आगे बढ़ने लगी। तो अब चाइना साइड में हमारी आर्मी, इंडियन साइड में चाइनीज़ आर्मी। तो चाइना को कहीं ना कहीं लगा, और ये जो हमने फॉरवर्ड मार्च पॉलिसी अपनाई थी बिना चाइना के साथ कम्युनिकेट किए हुए अपनाई थी, तो चाइना को कहीं ना कहीं लगा कि इंडिया अग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है, चाइना के अंदर इंडिया अग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही देशों के मन में एक म्यूचुअल सस्पिशन डेवलप हुआ और फिर हुआ कन्फ्लिक्ट। चाइना ने हमें दिया धोखा। द थर्ड फेज स्टार्टेड इन 1962 बिट्रेयल। चाइना ने एकाएक से हमारे ऊपर अटैक कर दिया 1962 में, एंड सिंस वी वर नॉट प्रिपेयर्ड सो वी हैड टू सफ़र अ मैसिव डिफीट। हमारे पास देखो, हमारे खिलाफ जोग्राफी भी हमारे खिलाफ थी, क्योंकि जो इंडियन साइड वाला हिमालय है वो बहुत स्टीप है, जबकि चाइनीज़ साइड वाला हिमालय जो है थोड़ा जेंटल है। तो वो आराम से चढ़ सकते थे चाइनीज़ सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स को चढ़ने में तकलीफ़ हो, ऊपर से आराम से गोली चला रहे थे, हमें तकलीफ़ हो रही थी। तो जोग्राफ़ी ने हमें धोखा दिया, हम उतने प्रिपेयर्ड भी नहीं थे और इस कारण से हमें डिफीट फेस करना पड़ा। उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशंस पूरी तरह से बिगड़ गए। 1962 के बाद से पूरी तरह से फेज ऑफ एंटागोनिज्म, नो रिलेशनशिप एट ऑल, बोथ कंट्रीज मेंटेन हॉस्टिलिटी विथ ईच अदर। चाइना पे हमने ट्रस्ट करना बंद कर दिया और धीरे धीरे फिर चाइना जो है वो प्रो पाकिस्तान होने लगा, क्योंकि वही कहानी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अब इंडिया का दुश्मन हो गया चाइना, तो पाकिस्तान का दोस्त होने लगा, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही इंडिया का दुश्मन है। और चाइना एंड पाकिस्तान बिकेम ऑल वेदर फ्रेंड्स। ये सब टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब टर्म्स को, कि दे बिकेम ऑल वेदर फ्रेंड्स। और फिर चाइना और पाकिस्तान ने मिल करके इंडिया के खिलाफ अडॉप्ट किया I2 पिंसर स्ट्रैटेजी। I2 पिंसर स्ट्रैटेजी, I2 मतलब 2I। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से इंट्रूजन हो रहा था, इंट्रूजन मतलब घुसपैठिए घुस रहे थे, टेररिस्ट घुस रहे थे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। चाइना की तरफ से इनकर्सन होता रहा, चाइनीज़ आर्मी जो उनकी फॉर्मल आर्मी है वो इनकर्सन कर रही है, और पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स, पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप, वो यहाँ से इंट्रूजन कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है I2 पिंसर स्ट्रैटेजी। पिंसर मतलब होता है चिमटा, चिमटा देखा होगा ना जिससे रोटी सेकी जाती है, तो इस तरह का चिमटा इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान और चाइना हमारे खिलाफ, हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा था बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान बिकमिंग ऑल वेदर फ्रेंड्स। लेकिन फिर फिफ्थ फेज स्टार्ट हुआ 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम उस सरकार के फॉरेन मिनिस्टर बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने लेवल पे फिर कोशिश की चाइना के साथ संबंध सुधारने की। उन्होंने खुद चाइना विजिट किया
दे ट्राई टू नॉर्मलाइज टाइज विद चाइना। एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि ठीक है, जो डिस्ट्रस्ट था 1962 का उसको पीछे छोड़ते हैं, लेट अस ट्राई टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर, कि जो बाउंड्री के डिस्प्यूट्स हैं उसको साइड कर देते हैं, उसको आराम से पैरेलली डिस्कस करते रहेंगे, बट लेट अस फोकस ऑन डेवलपिंग जॉइंट इकोनॉमी, जॉइंट सिक्योरिटी। तो मतलब ट्रेड वगैरह पे काम करते हैं, जो बॉर्डर के इशूज हैं उसको पैरेलली सॉल्व करते रहेंगे। और ये जो इम्प्रूविंग टाइज का कॉन्सेप्ट था वो 1988 में और आगे लेकर के गए जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ही मेट विद चाइनीज़ प्रीमियर डेंग जियोपिंग। तो चाइना के सबसे पावरफुल लीडर उस टाइम के डेंग जियोपिंग के साथ राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई 1988 में। और यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया इंडिया चाइना रिलेशन में। ये स्टेटमेंट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जब चाइना के प्रीमियर डेंग जियोपिंग ने कहा कि इंडिया चाइना के रिलेशंस जो हैं, इट विल मेक द 21st सेंचुरी इंडिया चाइना सेंचुरी। हम दोनों मिल करके पूरे दुनिया पे राज करेंगे। इन 21st सेंचुरी देयर विल बी नो dominance of western countries like US and Europe. It will be China and India who will dominate the world economy, world polity. तो coming century is going to be India China century, ऐसा कहा डेंग जियोपिंग ने। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है चाइना की, इसने सारी की सारी कहानी ही बदल दी। सी जिनपिंग जब से चाइना के टॉप मोस्ट लीडर आए हैं, प्रीमियर आए हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने पोस्ट का नाम ही कर दिया प्रेसिडेंट, एटर्नल प्रेसिडेंट बना दिया सी जिनपिंग को। सी जिनपिंग ने पूरा का पूरा अप्रोच बदल दिया है। इंडिया अपने तरफ से काफ़ी अच्छे स्टेप्स लेता रहा in order to reset and develop ties with India, driven by this vision of India China century. इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए, जैसे कि ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की इंडिया ने, एंड चाइना बिकेम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हमने स्ट्रेटजिक रिलेशंस चाइना के साथ डेवलप किए। स्ट्रेटजिक रिलेशंस को अच्छे करने के लिए हमने चाइना की सोवरेनिटी ओवर तिब्बत को एक्सेप्ट किया, वन चाइना पॉलिसी अडॉप्ट की। तो वन चाइना पॉलिसी क्या है ये भी मैं पहले करा चुका हूँ। आपको अगर नहीं पता हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल लेट यू नो द डेट। वन चाइना पॉलिसी ब्रीफली मैं बता दूँ, वेयर वी एक्सेप्टेड दैट चाइना इज़ द जेन्यून कम्युनिस्ट कंट्री, PRC इज़ द जेन्यून चाइना। इट इज़ जो चाइनीज़ तेपाई जिसको कहते हैं या ताइवान कहते हैं, वो भी अपने आप को चाइना क्लेम करता है, ROC। तो दिस डिस्प्यूट बिटवीन PRC एंड ROC इज एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। आपको पता होगा अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो। अगर नए हैं तो लेट मी नो द डेट, आई विल गिव यू द, लेट मी नो इट थ्रू द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द डेट जहाँ पे मैंने डिस्कस किया। तो वन चाइना पॉलिसी में हमने मान ली चाइना की, सब कुछ हमने किया चाइना को के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। वापस से इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन डेवलप किए, कई सारे इंस्टीट्यूट्स नए ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए, ब्रेक्स, SCO, RIC, ऑल एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना शुरू किया हमने चाइना के साथ, जिसका नाम है हैंड इन हैंड। इनफॉर्मल समिट्स हमने किए चाइना के साथ कल्चरल इंटरेक्शन इंप्रूव करने के लिए। इनफॉर्मल समिट्स जैसे कि वुहान समिट 2018, ममल्लापुरम समिट तमिलनाडु में 2019 में, सब किया हमने चाइना के साथ। बट स्टिल जो एक करेंट चाइनीज़ रिजाइम है अंडर सी जिनपिंग, इट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। और यही लिखते हैं शशि थरूर इन हिज आर्टिकल राइट्स, जो ये करंट आर्टिकल, उसमें लिखते हैं कि जो करंट चाइनीज़ लीडरशिप वांट्स इट टू बी चाइनीज़ सेंचुरी अलोन। ये नहीं चाहते कि इंडिया चाइना सेंचुरी हो, दे वांट इट टू बी चाइना सेंचुरी अलोन एंड सो इंडिया इट्स प्लेस। ये थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिख दिया इन्होंने, एक कि हमें वो हमारी जगह बता रहे हैं चाइना, हमें अपने साथ नहीं बिठाना चाहते हैं। आप ये स्टेटमेंट छोड़ देना मेंस में, आप ये बस ये लिखना कि द डेंग जियोपिंग्स विजन ऑफ इंडिया चाइना सेंचुरी हैज़ बीन बिलाइड बाय current regime of China under Xi Jinping, and it wants China century alone, and that is why it has started so many conflictual issues with India. इंडिया की एंट्री NSG में ब्लॉक कर दी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एक टेक्निकल होल्ड लगा दिया। हमारे कई सारे जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट थे, जैसे अजहर मसूद को हम लोग टेररिस्ट डेजिग्नेट कराना चाहते थे UNSC में, उसमें ब्लॉकेट कर दिया। अजहर मसूद इज़ बिहाइंड ऑल टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया लाइक उरी, पुलवामा। अरुणाचल प्रदेश को वो अभी भी अपना पूरा स्टेट को वो क्लेम करता है कि वो हमारा एरिया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अभी भी वो वीज़ा नहीं देता है, स्टेपल वीज़ा देता है, कहता है आप तो हमारे लोग हैं, आपको क्या वीज़ा देना। तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश पे उसका अभी भी क्लेम है। मिलिट्री इनकर्सन करता रहता है, हमारे छोटे छोटे टेरिटरीज़ में घुसता रहता है।
और देखिए LAC कैसा होता है, जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, दैट इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC का मतलब क्या है ना कि क्लियर डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, बहुत सारा एरिया छोड़ा हुआ है। LAC एक्चुअली मीन्स कि बोथ कंट्रीज हैव लेफ्ट ए लार्ज वास्ट ऑफ एरिया, ठीक है, बिटवीन ईच अदर। क्लियर डिमार्केशन नहीं है बाउंड्री का। तो इससे होता क्या है, चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे LAC वाला एरिया अक्वायर करता जा रहा है। तो इट इज़ कंसोलिडेटिंग इट्स लैंड इन LAC एरिया। सोचता है कि आगे जा कर के, देखिए LAC में मान लीजिए कि दोनों साइड में 100 किलोमीटर का एरिया छोड़ा हुआ है। तो चाइना धीरे धीरे 10 किलोमीटर और आगे बढ़ जाता है, और 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। सोचता है कि एक बार बढ़ गए तो वहाँ चेक पोस्ट लगा देंगे और वहाँ पे अपना कंसोलिडेट कर लेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का 2013 में स्टार्ट हुआ, शी जिनपिंग लेकर के आया था। उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, स्ट्रैटेजिक थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए, जिसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डायलेमा नाम से जानते हैं। और 2020 में जो हुआ वो तो आप सब जानते हैं, गलवान वैली में जो हुआ, दैट वाज द बिगेस्ट बिट्रेयल लाइक 1962। पहली बार इंडिया चाइना बॉर्डर पे वापस से वायलेंस हुआ, एंड दैट वाज ब्रीच ऑफ बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट दैट वाज साइन बिटवीन दिस टू कंट्री इन 2013, जहाँ पे बात हुई थी कि चाइना और इंडिया के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा बॉर्डर पर, जो भी इशूज़ होंगे वो हम नेगोशिएशन से रिजॉल्व करेंगे। चाइना ने उसको ब्रीच किया एंड दैट लेड टू मर्डर ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स। तो ये सारी चीज़ें होकर के ये साबित हो गई कि जो करंट रिजाइम है चाइना के अंडर शी जिनपिंग, इट वांट्स चाइना सेंचुरी अलोन, इट डज नॉट वांट इंडिया चाइना सेंचुरी। इंडिया क्या ऑप्शंस ले रहा है, इंडिया के क्या स्टेप्स हैं वो भी जरा देखते हैं। इंडिया गलवान वैली के बाद से इंडिया ने यू टर्न ले लिया है। पहले हम चाइना के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल इंगेजमेंट, पार्शियल कंटेनमेंट अप्रोच, कि ठीक है थोड़ा सा चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, थोड़ा US से भी दोस्ती कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब हमने ओपनली एंटी चाइना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। एक तो पहला मिलिट्री एक्शंस हमने लेने शुरू कर दिए, हमने भी अपने LAC के अराउंड अपने कंसोलिडेशन शुरू कर दिए हैं। तो वी हैव स्टार्टेड आवर कंसोलिडेशन अलोंग LAC और वी वांट टू रिस्टोर स्टेटस को एंटे, मतलब जो गलवान वैली से पहले वाला सिचुएशन था हम वो चाहते हैं, चाहे वो जैसे भी मिले, चाहे मिलिट्री मीन से मिले, चाहे डिप्लोमेटिक बातचीत से करना है तो बात से करो, नहीं तो अब हम भी रिजिलेंट हो गए हैं, हम भी थोड़े से अग्रेसिव हो गए कि लड़ाई होगी तो लड़ाई करेंगे। सो इस तरह का अप्रोच इंडिया ने भी अपना लिया है सिंस गलवान वैली। इकोनॉमिक एक्शंस लिए हमने बहुत सारे चाइना के खिलाफ, जैसे उनके हुआई, ZTE, ये सारी कंपनियों को हमने बैन कर दिया कि नहीं तुम्हें 5G ट्रायल्स में हम अलाउ नहीं करेंगे इंडिया में। हमने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट रेलवेज, रोडवेज, इन सब में बहुत कम कर दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, आपको पता है कई सारे चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए गए, टिकटॉक वगैरह। इंडिया और चाइना के ट्रेड को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम लेकर के आए आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो धीरे धीरे उसको कम करने पर फोकस रहेगा। लेकिन शशि थरूर साथ में ये भी लिखते हैं कि देखिए ये ट्रेड कम करने से कोई खास चाइना के सेहत पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि चाइना का टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% एक्सपोर्ट इंडिया में आता है। सो ट्रेड वाले पॉइंट से चाइना विल नॉट बी कंटेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन इंडिया और भी कई सारे एक्शंस ले रहा है। फॉर एग्जांपल अब हम स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, चाइना के खिलाफ सीधा सीधा हम बाकी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्वाड ग्रुप को और ज़्यादा फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। क्वाड ग्रुप आपको पता होगा, इट इज़ अ ग्रुप बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US विथ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटरिंग एग्रेसिव राइज ऑफ चाइना। उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज, जो आप एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एंटी चाइना एक्सरसाइज है, मतलब चाइना के अग्रेशन को इन साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के लिए ही है। उसमें हाल फिलहाल में हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इंडक्ट कर लिया। तो मालाबार एक्सरसाइज में भी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, US और इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है। ये पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में होता रहता है, और कहीं ना कहीं इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है, चाइना के अग्रेसिव राइज को काउंटर करना। तो ये सब कुछ अब इंडिया कर रहा है इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना। तो अब जो पार्शियल कंटेनमेंट और पार्शियल इंगेजमेंट वाला अप्रोच था उसको कहीं ना कहीं अब हमने पीछे छोड़ दिया है, एंड नाउ वी वांट टू कंटेन चाइना ओनली। तो दिस इज़ न्यू अप्रोच ऑफ इंडिया। इस पूरे टॉपिक के वैसे ये सबसे हॉट टॉपिक है। APSC देखिए इतना कॉम्प्लेक्स भले ना भी पूछे, भले हो सकता है इस तरह का सिंपल सवाल मेंस में पूछ ले, बट फिर भी अगर आप अलग अलग आइडियाज़ एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे कोहेरेंट मैनर में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। The next article is taken from international segment. It is about exercise peaceful mission and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए वैसे तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, मेंस में कहीं एक पॉइंट सब्सटेंशिएट करने में काम आ जाएगा कि एक्सरसाइज पीसफुल मिशन जो एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल मतलब अलग अलग
बहुत सारे देशों के बीच का मिलाकर के एक मिलिट्री एक्सरसाइज है विच इज़ कंडक्टेड बाय एनुअली, मतलब हर 2 साल पे कराया जाता है। एंड इट इज़ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन SCO मेंबर्स। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ये एक्सरसाइज पीसफुल मिशन करते हैं। और इस साल 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पीसफुल मिशन कराया जा रहा है विच इज़ बीइंग होस्टेड बाय चाइना इन इट्स ओरेंगबर्ग region of it is being hosted by Russia in its Orenburg region of Russia. Started on 13 September and will end on 25th September. इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इंडियन कॉन्टीजेंट विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो इंडिया भी जा रही है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। SCO के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। SCO इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 2001। इसके 8 मेंबर्स हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। अब SCO का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाया जाए इन 8 देशों के बीच में। 2017 से पहले इसके सिर्फ 6 मेंबर्स थे, लेकिन इंडिया को इंक्लूड करने की बात की रसिया ने कि हम चाहते हैं कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए SCO में। तो इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना ने कहा कि अच्छा ठीक है, रसिया आप इंडिया को लाना चाहते हो तो हम पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। तो इस कारण से इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी इस SCO में घुस गया और टोटल 8 मेंबर्स हैं SCO के। SCO का एक ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका पर्पस है कि ये सारे 8 कंट्रीज़ मिल करके इस एरिया में टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। सबसे मज़े की बात है कि सबसे बड़ा कंट्री जो टेररिज्म को प्रमोट करता है वो भी रैट्स का हिस्सा है। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रैट्स। मुझे लगता है प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि रैट्स किस ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट है। आंसर विल बी SCO। इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट संसद टीवी। यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता है मेंस में आएगा। तो देखते हैं क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन M वेंकैया नायडू साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने मिल करके संसद टीवी को लॉन्च किया है ऑन 15 सितंबर 2021। तो संसद टीवी क्या है? संसद टीवी इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मर्जिंग राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी। तो पहले राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी अलग अलग थे, उनको मर्ज करके संसद टीवी लाया गया है। रवि कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ दिस चैनल, इज ए रिटायर्ड IAS ऑफिसर। अब संसद टीवी पे 4 तरह के प्रोग्राम्स, 4 कैटेगरी के प्रोग्राम्स आएंगे। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, राज्यसभा लोकसभा की फंक्शनिंग्स दिखाई जाएंगी। उसके अलावा गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सरकार की अलग अलग पॉलिसी, नीति दिखाई जाएगी। इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर बताई जाएगी। उसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी करंट इश्यूज़ हैं वो भी संसद टीवी पे बताया जाएगा। तो संसद टीवी एक इम्पॉर्टेंट जरिया होता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का। पहले लोकसभा और राज्यसभा टीवी लोग देखा करते थे, लेकिन अब एक ही हो गया संसद टीवी। तो जो उसके करंट इश्यूज़ होते हैं ना, उसको आप देख सकते हैं, उससे भी आपको करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिलता है। अभी एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो संसद टीवी था, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 15 सितंबर विच इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में ज़रा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑब्जर्व्स 15 सितंबर एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सिंस 2007। दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड अपहोल्ड डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो संसद टीवी को जानबूझ करके 15 सितंबर को लॉन्च किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है ये। संसद टीवी का पर्पस ये है कि देश भर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये चैनल काम करेगा। लोकसभा और राज्यसभा नेचुरली ये डेमोक्रेसी के ही प्रतीक हैं, रिप्रेजेंटेशन हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह का काम हो रहा है वो संसद टीवी पूरे देश को दिखाएगा। और इसी कारण से संसद टीवी का जो लोगो है उसका टैगलाइन है डेमोक्रेसी मैटर्स। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट लो कॉस्ट बैम्बू कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें पिलर वगैरह में आप देखते हैं ना कि स्टील लगाया जाता है, स्टील। तो उसको रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कहते हैं, यानी कि स्टील के साथ उसको रीइंफोर्स किया जाता है, स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो स्टील वगैरह डाला जाता है, स्टील के पिलर रॉड डाले जाते हैं ना। तो स्टील के जगह पे अगर बैम्बू डाला जाए तो उस बिल्डिंग को कहा जाएगा बैम्बू रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीटिंग। और बैम्बू रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है आसाम के एक इंजीनियर ने, मनोज कुमार दास साहब। और
इसको पेटेंट मिल गया है फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस, जिसका पेटेंट नंबर है 373964। वैसे तो नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूपीएससी कभी कभार फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ लेता है तो डर लगता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता इतना फैक्ट आएगा। याद आपको ये रखना है कि मनोज कुमार दास साहब आसाम के एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने एक नई तरह की रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी ला दी है, जिसमें स्टील के जगह पे बैम्बू का इस्तेमाल किया जाएगा, बैम्बू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। और मज़े की बात ये है कि ये जो बैम्बू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट होगा, उसकी स्ट्रेंथ हो या ड्यूरेबिलिटी हो, वो पूरी तरह से स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के बराबर होगी। तो ऐसा नहीं है कि बैम्बू वाला कमज़ोर होगा, इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर वो बनाया जाए तो। और इसी कारण से इसको पेटेंट मिल गया है। अब पेटेंट मिलने के साथ ही मनोज कुमार दास साहब इस टेक्नोलॉजी का कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जिसको भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी उसको मनोज कुमार दास साहब से अप्रूवल लेना होगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आंसर में, एक तो हो सकता है कि पीटी में आपसे सीधा सीधा पूछ ले, क्योंकि आसाम का ये डेवलपमेंट हो तो एपीएससी में तो पक्का ही आ सकता है। उसके अलावा मेंस में आप इसका कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर हाउसिंग स्कीम्स बाय गवर्नमेंट लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकारी खर्चे कम हो जाएंगे। कभी आपको इस तरह का सवाल आ जाए कि हाउ टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट और आउटकम ऑफ सच गवर्नमेंट स्कीम्स वेयर मोस्ट, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है ना बाय 2022, इसमें कैसे ज़्यादा पुअर को इंक्लूड किया जाए। उसमें आप बोल सकते हैं कि बैम्बू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट टेक्नोलॉजी जो हाल फिलहाल में पेटेंटेड हुई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाउसिंग फॉर ऑल अगर सवाल आ जाए 2022 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए बेहतर तरीके से, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं एज ए डिजास्टर मिटिगेशन टेक्निक। आपको पता है कि आसाम जो है वो अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है, जोन 5 में आता है, यानी कि हमारे यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे जगहों पे अगर हम बैम्बू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाएं तो अर्थक्वेक के केस में डैमेजेज के चांसेस कम हैं। सो ये डिजास्टर मिटिगेशन टेक्निक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बैम्बू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स विल कॉज लेस डैमेज इन केस ऑफ अर्थक्वेक। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेज इन इंडिया, आंसर विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, सो द करेक्ट आंसर इज बी। एंड CS9 प्रोटीन, कल ही मैंने आपको बताया था कि एक सीजर की तरह काम करता है जीन एडिटिंग के लिए, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। That's all from our side for today. Thanks for watching.